जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। प्रभात पब्लिकेशन की सेट नंबर 4 का प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। और यह 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो लोग भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट की पुस्तक है, ये लिखा गया है बिहार के आईएएस अधिकारी हैं रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा यह लिखा गया है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का डिस्कशन ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया है जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए यूज़फुल हो सकती है, काफ़ी उपयोगी हो सकती है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है इसका, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो लोक हितवादी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे ये गोपाल हरि देशमुख हैं, जो महाराष्ट्र से आते हैं। इन्होंने 1848 में 1848 में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रभाकर साप्ताहिक पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था। और एक प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी थी जिस किताब का नाम है जाति भेद। जाति भेद, तो ये किताब भी इन्होंने ही लिखा था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अनुव्रत सिद्धांत जो बेसिकली वो है वो संबंधित है जैन धर्म से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। निम्नलिखित में किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद के आत्महत्या किया था? बेसिकली 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया था और ये इनकी पराजय हुई थी। और पराजय के बाद आत्मग्लानि में इन्होंने क्या हुआ था कि जलती चिता में ये कूद के जान दे दी थी। तो ये हैं जयपाल, ऑप्शन ए जयपाल। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारक के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? तो सबसे पहला जो युग आता है वो आता है कृत। कृत के बाद आता है त्रेता। त्रेता के बाद द्वापर है और उसके बाद कलयुग है। तो वर्तमान का युग जो है वो कलयुग का युग माना जाता है। सबसे पहले कृत आया, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर और उसके बाद कलयुग। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। कली ला व दिमना निम्नलिखित में किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? ये जो ग्रंथ है मैक्सिमम भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है। तो ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र, ऑप्शन सी। अठारह के विद्रोह के समय में जगदीशपुर में विद्रोहियों के नेतृत्व प्रदान किया था। तो जगदीशपुर जो आरा का क्षेत्र है वहां से बाबू वीर कुंवर सिंह खड़े थे और इन्होंने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। तो रैयतवारी जो है बेसिकली साउथ के सेक्टर से जुड़ा हुआ था, दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था। तो ये मद्रास में और मुंबई में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता है। तो मौर्य प्रशासन में जितने भी इस तरह के अध्यक्ष होते हैं, जितने भी पोस्ट होते हैं, उन सभी पोस्टों को आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। तो लक्षणाध्यक्ष बेसिकली टकसाल का अध्यक्ष होता था, ऑप्शन बी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकाटक कहा गया। तो कहां पे कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया? तो बेसिकली कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऑप्शन बी। मदिरा व अन्य मादक द्रव्यों पे जो निषेध लगाया था मुगल सम्राट का नाम बताइए। तो ये जो मुगल सम्राट है ये खुद भी मदिरा पीते थे, लेकिन जैसे ही ये शासक बने थे वैसे शासक बनने के साथ इन्होंने 12 अध्यादेश जारी किया था। और जो 12 अध्यादेश जारी किया था उसमें एक अध्यादेश ये भी था कि मदिरा पे प्रतिबंध लगाया जाए और ये शासक थे जहांगीर, ऑप्शन सी।
मॉस गार्डन किस राज्य में है? तो मॉस गार्डन का जो ये करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉस गार्डन की जो शुरुआत हुई है वो नैनीताल में हुई है, और नैनीताल आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया। तो निपक के मार्ग का जो अनुमोदन किया था उसका नाम क्या है? तो ये जो कवि हैं, ये जो संत हैं, ये जो कवि हैं, ये हैं दादू दयाल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की जो सहायक नदी है वो बहुत सारी नदी है। एक नदी आपने तेल के बारे में कई बार सुना होगा, एक नदी आपने सुना होगा जोंक, उसके बाद भवानी, हसदेव, सिमसा और मान। ये सभी के सभी नदी, तेल, जोंक और ये चारों के चारों नदी, ये सभी के सभी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी मंत्रालय स्माइल योजना से संबंधित है? तो स्माइल योजना जो है बेसिकली सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत आता है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो अशोक के जो व्यक्तिगत अभिलेख है वो छोटे अभिलेख में नॉर्मली इसके नाम का उल्लेख है। मास्की अभिलेख जो कर्नाटका से मिला है, इस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो बेसिकली हुआ था चोल और राजपूत शासक के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, और इस कारण ये जो सिख गुरु थे इसको फांसी भी दिया गया था? इस सिख गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। तो विद्रोही राजकुमार थे खुसरो, उसकी सहायता किया था, जिसके कारण जहांगीर, आई थिंक, हाँ यस, जहांगीर ने इसे फांसी की सजा दिया था। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में या उम्र के किस पड़ाव में एक चित्रकार के रूप में उभरे थे? तो टैगोर जी जो है एक लेखक थे, पोएट थे, राइटर थे, बहुत कुछ थे, लेकिन जब उम्र के अंतिम समय में थे, वो अपने आयु के लगभग 70 वर्ष कंप्लीट कर चुके थे, तब वो एक अच्छे चित्रकार के रूप में वो उभरे थे, एक अच्छा पेंटर बने थे। तो आप सोच कर देखिए, उम्र जब उनका 70 वर्ष हो रहा था तब जाकर के वो एक पेंटर बने थे और एक शानदार पेंटर बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए हैं, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की शुरुआत किए हैं, लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड हेस्टिंगस का जो पीरियड था वो था 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से लेकर के 1823 तक भारत के वायसराय रहे हैं। अब इस समय में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1817-1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो द्वितीय से संबंधित नहीं थे, तृतीय आंग्ल मराठा से संबंधित थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1929 का रेगुलेशन एक्ट आया था इसके समय में, ये बिल्कुल सही है। 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के वायसराय थे। भारत तो नहीं कहना चाहिए, उस समय कहना चाहिए बंगाल के वायसराय। तो बंगाल के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और बाद में जाकर के भारत के वायसराय भी ये बने थे। भारत के पहले वायसराय ये भी थे। ये जो टर्म आता है, देखिए ये जो 3-4 टर्म है इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक तो टर्म आता है बंगाल का गवर्नर, दूसरा आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा आता है भारत का गवर्नर जनरल, और चौथा आता है भारत का वायसराय। तो ये चारों टर्म अलग अलग हैं। निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो दिया गया गवर्नर जनरल को, वो बेसिकली दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से बिल्कुल संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह संबंधित थे, भारत छोड़ो से भी संबंधित थे,
स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना करने हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये बेसिकली जो विचार दिया गया था वो फैजपुर अधिवेशन में दिया गया था, और फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में। आप सभी को याद होगा 1935 की जो हमारी संधि थी, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, और 1935 के को रिजेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया था। 1936 में कांग्रेस के पार्टी का जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें प्रस्ताव लाया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, और इसी समय में संविधान के विचार को बेसिकली प्रस्तुत किया गया था। ये फैजपुर में सम्मेलन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन के रूप में इसे जानते हैं, और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटनाओं के मतभेद के बीच बोए गए वो अंत में देश का विभाजन करवाया। तो बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन में जो है विद्वान सभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण दिया जाना। तो बेसिकली जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, अगर आप ये देखेंगे तो इन्होंने ही देश को डिवाइड करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान की नींव जो है कब रखी गई, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के अनुसार पाकिस्तान की नींव कब रखी गई थी। ये क्वेश्चन बीबीएससी में पूछा गया था। इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब जो है लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, और उस किताब में इन्होंने कहा था कि 1906 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा या लॉर्ड मिंटो के आवेश में आकर के जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बेसिकली वहीं से भारत के विभाजन की नींव पड़ गई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था बीपीएससी प्रीलिम्स में पिछले वर्ष। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आई थिंक 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 को मैच करने के लिए दिया है। अब देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है जिन्ना से संबंधित है। अगस्त संकल्प आप देखेंगे गांधी जी से संबंधित है। अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहा जाता है, ये मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। और अगस्त प्रस्ताव लेनलिथुओ प्रस्ताव को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन फिर मैच करने के लिए दे दिया। सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? राम मनोहर लोहिया। कम्युनिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? पीसी जोशी। स्वराज पार्टी से सीआर दास, और गदर पार्टी से लाला हृदयाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये फिर मैच करने के लिए दे दिया। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। तो बी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माधवाचार्य किसने क्या दिया था? द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत सिद्धांत दिए थे। रामानुजाचार्य श्री राम विशिष्ट हैं, ये ट्रिक्स है। तो विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत दिए थे रामानुजाचार्य, और वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतावाद सिद्धांत दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा कहाँ है? तो सिंधु नदी से संबंधित जो मांडा है बेसिकली, या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको सबसे ईस्ट में, सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में, ये चारों ही लोकेशन देख लीजिएगा। जैसे भारत का सबसे पूर्वी कोना हम लोग बोलते हैं, और सबसे पश्चिमी कोना, सबसे उत्तरी कोना और सबसे दक्षिणी कोना। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी कोना कौन सा था, सबसे दक्षिणी कौन सा था, सबसे पूर्वी कौन सा था, और सबसे पश्चिमी कौन सा था। तो सबसे जो उत्तरी था वो था मांडा, और मांडा बेसिकली चिनाव नदी के किनारे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाव नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो चिनाव नदी के तट पे था। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा का जो आरंभिक उत्खनन किया गया वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो
तो पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो सल्क के बने फलक थे, ऑप्शन बी। मिताक्षर का रचयिता कौन है? तो मिताक्षर, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। मिताक्षर का रचयिता है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी। ज्ञानेश्वर जो है इन्होंने मिताक्षर की रचना किया। सलिंग क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो सलिंग क्षेत्र बेसिकली भारत से सटा हुआ देश है और ये चर्चा में भी है। उसका रीजन है कि ये चर्चा में इसलिए है कि ग्रेटर नागालैंड की जो मांग होती है उसमें कहीं ना कहीं सलिंग का क्षेत्र का ये पार्ट भी जुड़ता है। तो ग्रेटर नागालैंड की जो मांग होती है उसमें ये पार्ट भी जुड़ता है, सलिंग क्षेत्र। और ये क्षेत्र बेसिकली भारत से सटा हुआ म्यांमार है, वहीं पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है, जैव ऑक्सीजन मांग ये भी है, ऑयल स्किल भी है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन ये जैव प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी सेल से हुआ? तो धारवाड़ क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी सेल से हुआ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? तो काले सागर से जो सीमा लगती है वो नाम देखते हैं, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की। ये देश की सीमा लगती है काले सागर से, लेकिन सर्बिया और बेलारूस की सीमा काले सागर से नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। ITCZ की गतिविधियां प्रमुखतः वर्षा की अवधि निर्धारित करती हैं। तो ये भारत में वर्षा की अवधि निर्धारित करती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटक को आकर्षित करता है? तो मालदीव में जो प्रवाल द्वीप है वो पर्यटक को आकर्षित करता है, ऑप्शन बी। अल्पास पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो अल्पास पर्वत जो बेसिकली वो फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है और ऑस्ट्रिया में है, ऑप्शन ए। बोहाई सागर निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो बोहाई सागर जो है बेसिकली वो हिस्सा है पीला सागर का। और पीला सागर आप देखिएगा तो चीन और जापान के आसपास आपको दिखेगा ऊपर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रति चक्रवात शब्द का पहली बार प्रयोग, जो प्रति चक्रवात है इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था एफ गेल्टन ने, ऑप्शन सी। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है, तो इको डेवलपमेंट का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है? वो तात्पर्य है पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, ऑप्शन सी। कारगांडा बेसिन निम्नलिखित में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कारगांडा बेसिन जो है बेसिकली कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका जो आंसर है कि देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है स्टेक समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। वाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन है, ये भी सही है। अपदलन रासायनिक अपरदन से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो है टालूस पर्वत पदीय क्षेत्र में कंकर पत्थर से निक्षेप है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी गलत है। नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में 3 सागरों पे तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश, तो एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश जो 3 सागर का तटरेखा टच करता है, एक तो भूमध्य सागर को टच करता है, एक अटलांटिक सागर को टच करता है, एक उत्तरी सागर को टच करता है, और ये देश है फ्रांस। फ्रांस भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर तीनों की सीमा को टच करता है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे बिल्कुल सही है। हैदराबाद मूसी नदी पे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे है, लेकिन सूरत नर्मदा पे नहीं है, सूरत तापी नदी पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत, क्योंकि सूरत नर्मदा नदी के तट पे नहीं है, तापी नदी के तट पे है।
निम्नलिखित में कौन से भारतीय पत्तन में प्राकृतिक पोताशय नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, मारवा गोवा भी है, कोचीन भी है, लेकिन कोलकाता को प्राकृतिक बंदरगाह नहीं कहते हैं। आई थिंक इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन गतिज है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवोष्ण उच्च दाब जो है इसको गतिज कहा जाता है, ऑप्शन सी। 48 ये भी मैच करने के लिए है। चूना पत्थर सीमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। तांबा का जो प्रयोग होता है वो बेसिकली विद्युत उपकरण में होता है। सोरा का जो प्रयोग होता है उर्वरक निर्माण में होता है। और चांदी विद्युत लेमन के लिए चांदी का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2, 3, 1, 4। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। राधाकांत देव इसके जो है अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष थे टैगोर जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, राधाकांत देव। सफेद नील व नीली नील नदियां संगम बनाती हैं। तो सफेद नील और नीली नील जो है संगम बनाती है खार्तूम पे। कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता कर सकता है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति सदन का अध्यक्ष हुए बिना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बावजूद इसकी अध्यक्षता करता है आर्टिकल 89(1) के तहत, अनुच्छेद 89(1) के तहत। राज्यों के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभा के द्वारा। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य जो है राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया? तो कुछ संविधान का जो संशोधन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी में एक संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, और वो है 42वां संविधान संशोधन। तो इसी के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 क। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल कानून लागू हुआ? राजीव गांधी जी के द्वारा लागू हुआ था बेसिकली। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जो है सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया है आर्टिकल 78B, ऑप्शन डी। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, ये जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया? तो संविधान का अगर आप देखिएगा तो उसका 2/3 प्रोविजन जो है वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन 1999 वो संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से, ऑप्शन डी। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, बीपीएससी पूछा, हर एक एग्जाम लगभग ये क्वेश्चन पूछा है। तो संविधान का जो संतुलन चक्र है वो न्यायपालिका को कहा जाता है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से या विधायिका से जो है स्वतंत्र होती है, ऑप्शन बी। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि यह अराजकता का एक शासन हो जाएगा। तो संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, यह अराजकता का एक शासन हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये जो काफी फेमस कथन है ये है जेलिनेक का कथन, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये भी बहुत फेमस कोटेशन है और ये कई बार पूछा गया भी है। भारत का संविधान एक पूर्णतः संघात्मक नहीं है बल्कि एक अर्ध संघात्मक है, तो ये कहा गया है केसी वेयर के द्वारा, ऑप्शन डी। भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम
1919 के द्वारा द्वैत शासन को लागू किया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, व्यापार नीति में शामिल है। तो व्यापार नीति में क्या शामिल है? निर्यात आयात नीति, तो ऑप्शन ए। उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है, उत्प्रवाही मतलब हॉट मनी हो गया। ये क्लिष्ट हिंदी का इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी बुक जब लिखा जाता है तब इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ गलती जो इस सेट में किया गया है इस तरह से। हॉट मनी किसे माना जाता है? हॉट मनी FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसको हॉट मनी माना जाता है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? तो ये जो लवणीय भूमि है, बेसिकली लवणीय भूमि सबसे अधिक कार्बन को स्टॉक करती है, ऑप्शन बी। वस्तु विनिमय जो का मतलब क्या होता है? तो वस्तु विनिमय मतलब होता है कि हम एक वस्तु आपसे देंगे, दूसरा वस्तु हम आपसे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल है और हमको गेहूं की ज़रूरत है, तो हम आपको चावल देंगे, आप हमको गेहूं दे दीजिए। तो इसी को कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले भारत में यही प्रचलित था प्राचीन काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, और साथ ही साथ उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य को इस निर्धारित करना, क्या निर्धारित करना? तो मुद्रा के मूल्य को जो है उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना, बेसिकली इसका अर्थ है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंकिंग से संबंधित है? तो बैंकिंग से जो संबंधित है एक इंपॉर्टेंट समिति है, नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये जो बहुत फेमस कोटेशन है कि अर्थशास्त्र जो है बेसिकली धन का विज्ञान है, ये कथन भी एडम स्मिथ का ही है, ऑप्शन सी। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बेसिकली संचार सेवा के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन के लिए। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब तक प्रकाश, तो जब तक प्रकाश क्या होना चाहिए? तो जब तक प्रकाश जो है पानी से होकर कांच में जाता है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश जो है पानी से कांच में जाता है, ऑप्शन बी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमारा काला दिखाई देगा, ऑप्शन डी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में वायुमंडल में लालिमा, तो सूर्योदय के समय में आप देखते होंगे और सूर्यास्त के समय में देखते होंगे आकाश आपको लाल दिखाई देता होगा। तो ये बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन बी। लेंस किससे बनता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेंस जो बनता है वो बनता है फ्लिंट कांच से, ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। तो जो हम लोग चश्मा पहनते हैं उसका लेंस जो बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत बेसिकली सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है, ऑप्शन बी। मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका जो बनता है बेसिकली ये उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का रीजन है मरीचिका, ऑप्शन सी। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम जिप्सम मिला देते हैं तो क्या होता है? तो सीमेंट को जिप्सम मिलाने से क्या होता है कि सीमेंट शीघ्र जमने से रोकता है। तो अगर हमें सीमेंट को शीघ्र जल्दी नहीं जमने देना है तो इसलिए हम पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम को मिलाते हैं।
फ्लाइस ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाइस ऐश जो उत्पन्न होता है वो सीमेंट उद्योग के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी। सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है द्विक्षारकी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति जो होता है, न्यूट्रॉन की गति जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो बेसिकली भारी जल का प्रयोग करते हैं, D2O यानी भारी जल का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस जो कोलाइड होता है वो बेसिकली क्या होता है? द्रव में द्रव। तो द्रव में द्रव का जो कोलाइड होता है उसे पायस कहा जाता है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है? तो समुद्र के पानी से जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे धातु तो मैग्नीशियम धातु आपको निकलेगा समुद्र के पानी से। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो समुद्र का जल को जो रेक्टिफाई किया जाता है या समुद्र के जल को जो डिसैलिनेट किया जाता है वो बेसिकली आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो जो प्राकृतिक कोलाइड है, रक्त को आप प्राकृतिक कोलाइड कहेंगे, ऑप्शन बी। रक्त की होमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो रक्त की प्रोटीन में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन ए। रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन पाया जाता है। और इसलिए रक्त की कमी के कारण क्या होता है? महिलाओं में एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी के कारण महिलाओं में एनीमिया रोग होता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर है, कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं? तो ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ओ माइनस को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपको दो ऑप्शन रहे O पॉजिटिव और O माइनस, O नेगेटिव, आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन होगा तो यूनिवर्सल डोनर O माइनस O नेगेटिव होगा। मानव शरीर का तापमान जो होता है या रक्त दाब जो होता है वो बेसिकली 120/80 होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 80/120 मिली पारा। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द जो प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो हाइपरटेंशन रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का रुधिर, जो मानव शरीर का ब्लड होता है वो बेसिकली क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय का जो सफल प्रत्यारोपण है ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ पहली बार और ये किया गया है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी। रासायनिक ऑक्सीकरण मांग परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये जो है बेसिकली अवशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। तो इसकी जानकारी के लिए, इसकी माप के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूधजनक हार्मोन का स्राव होता है। तो जो दूध का जो स्राव होता है बेसिकली इस हार्मोन का जो स्राव होता है ये होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन डी। वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है बेसिकली हैदराबाद में है, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी भी हैदराबाद में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 में ही किया गया था। सर जहांगीर भाभा के द्वारा उनकी अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन ए, जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है?
IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली वियना में है। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस जो है ने डायनिकस को भेजा था पाटलिपुत्रा? तो डायनिकस जो है बेसिकली जो मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के दरबार में ये आया था। ऑप्शन बी। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अभिषेक किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अशोक का जो शासन था उसके 10वें वर्ष इन्होंने इस यात्रा की शुरुआत किया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के काल में ही हुआ था। ऑप्शन डी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट संस्थान है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया जाता है। धीरज नारायण को हटा के सिताब राय को कंपनी का बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? देखिए ये क्वेश्चन पूछता है तो बिहार का दीवान किसे बनाया गया था? तो सिताब राय काफ़ी फेमस है, लेकिन सिताब राय से पहले बिहार के दीवान थे धीरज नारायण। तो धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को बिहार का दरबान बनाया गया था 1767 में, आई थिंक, यस 1767 में। पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया गया और मीर जाफर का ही बेटा था मीरन, तो मीरन को बिहार का उपनवाब बना दिया गया था। पटना सिटी में डेन यानी डेनवार के लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो ये क्वेश्चन भी पूछता है। पटना सिटी में डेनवार के लोगों ने 1774 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। बिहार से अलग करके उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? केरल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार में तो विधान परिषद है ही बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी है। किस राज्य के पश्चिमोत्तर होने पे हिमालय की एक चोटी है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर में हिमालय की जो एक ही चोटी है जो बिहार की सबसे बड़ी चोटी है, सोमेश्वर की चोटी कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण में है। और ये सोमेश्वर की चोटी बेसिकली हिमालय का एक पार्ट है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बना है? ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है। तो पुराना जो बिहार था 2001 से पहले, तो उसका लगभग 45.85% लैंड लेकर के झारखंड की स्थापना हुआ था। कांटी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र मुजफ्फरपुर में है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल कितनी है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा के जो मैदान है इसकी औसत ढाल जो है वो बेसिकली दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन ए। गोगाबिल पक्षी विहार काफी चर्चा में रहा है। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिले में है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आलू के उत्पादन के लिए वैसे भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 का, तो मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जाना जाता है। ऑप्शन डी। बिहार के सदाबहार नहरों का सिंचाई अधिक प्रचलित है। तो बिहार में जो सदाबहार नहर है यानी हमेशा नहर से सिंचाई होता है, तो सबसे अधिक फेमस है उत्तर बिहार में। ऑप्शन बी। ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो ठुमरी की उत्पत्ति बेसिकली उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
तो बिहार का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक था आपको मधेपुरा का। तो मधेपुरा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था, लेकिन मधेपुरा ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात का स्थान कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है उसमें राज्यों को सूची में बिहार का स्थान 22वां है, ऑप्शन डी। जनगणना पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, बिहार की जनगणना से रिलेटेड, उससे एक क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पे नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है चिरांद। कहां से प्राप्त अभिलेखों पे अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? कहां से प्राप्त स्तंभों पे अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो रामपुरवा से जो अभिलेख हमें मिला है उसमें अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। तो रामपुरवा के स्तंभ पे अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन आ जाता है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बनाइएगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग इसे खुद बनाइएगा। 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 124 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/135। 125 का आंसर हो जाएगा सी यानी 16। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 127 का आंसर है ऑप्शन डी 8.07। 128 का आंसर है ऑप्शन डी 2100। 129 क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है ऑप्शन ए 72 किलोमीटर प्रति आवर। 130 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 65%। 131 का जो आंसर है ऑप्शन ए है 90। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है ऑप्शन ए 1858। 133 का आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 134 ओके 134 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाएगा? करंट का क्वेश्चन है और ये बनाया गया विवेक जोशी साहब को, ऑप्शन सी। 135 सदर्न बर्ड विंग, ग्रास ज्वेल और बुद्धा पिकॉक, ये क्या है? तो ये सारे के सारे जो नाम मैंने लिया है ये संबंधित है तितली प्रजाति, ये तितली का प्रजाति है, ऑप्शन बी। माउंट सेमेरू निम्नलिखित में किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट सेमेरू जो है बेसिकली ये आपको इंडोनेशिया की एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार चर्चा में रहा है। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बेरिया जनजाति बेसिकली बिहार के मुंगेर जिला में पाई जाती है। 138 चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो कभी कभी समाचार पत्र में देखा जाता है, क्या है? तो चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर बेसिकली तितली की प्रजाति है, ऑप्शन सी। चेरू नदी जो है भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो चेरू नदी आंध्र प्रदेश की जो नदी है वो पेनार की सहायक नदी है, ऑप्शन बी। भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया? तो भारत और बांग्लादेश संबंध अभी लगातार चर्चा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री दिवस बांग्लादेश के साथ मिलकर मनाया है। क्वेश्चन नंबर 141 काजू वैली निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है? तो काजू वैली जो है तमिलनाडु में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 142 का जो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकार ने हाल में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को सरकार पुनर्जीवित किया है? ये कहाँ पे है? तो नमदा सिल्क जो हमारे देश की इंपॉर्टेंट सिल्क विरासत थी वो थी जम्मू कश्मीर की, और सरकार ने इसे हाल फिलहाल में फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बेसिकली 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पुराने जो है पहली डायनासोर की प्रजाति की खोज किया। तो ये कहाँ पे खोज हुआ? तो ये पहली डायनासोर जो थी वो ग्रीनलैंड की थी, ऑप्शन बी। ये भी चर्चा में था। भारत किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया? तो 100% टीकाकरण का लक्ष्य जो हासिल किया था वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने किया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147, गो ग्रीन परियोजना, ये भी चर्चा में रहा है। गो ग्रीन परियोजना बेसिकली गुजरात से संबंधित रहा, ऑप्शन ए। त्रिंकोमाली निम्नलिखित में किस देश के एक बंदरगाह? त्रिंकोमाली चर्चा में है चूंकि इसका कुछ पार्ट इंडिया को दिया जाता है। तो त्रिंकोमाली जो है बेसिकली श्रीलंका का एक बंदरगाह है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149, अमित शाह जी ने, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण कार्य का शुभारंभ किया? तो ये बेसिकली उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, सेट नंबर 4 का, कि लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन का कहाँ लगाई गई है? तो लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए देश की पहली मशीन पीजीआई चंडीगढ़ में लगाया गया, आंसर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।